गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन पहले हुई समाप्त। राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। कल कांग्रेस दफ्तर में होने वाला कार्यक्रम हुआ रद्द। जी हां दोस्तों, श्रीनगर के लाल चौक पर रविवार को राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। वह सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। तिरंगा फहराने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई, जबकि इसे 30 जनवरी को खत्म होना था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लाल किले के कार्यक्रम के बाद यात्रा खत्म कर दी गई। कांग्रेस दफ्तर में सोमवार को होने वाले कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया। आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गई। राहुल गांधी सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में लाल चौक पहुंचे थे। दोस्तों, राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के शामिल होने की जानकारी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री को पुलिस अफसर ने गोली मारी। 2 गोली सीने में लगी, हालात गंभीर। एयरलिफ्ट करके भुवनेश्वर लाया गया, सीएम मिलने पहुंचे। जी हां दोस्तों, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास पर रविवार दोपहर करीब 1 बजे जानलेवा हमला हुआ। उन्हें ड्यूटी में तैनात एक एएसआई ने गोली मार दी। घटना के दौरान मंत्री झारसुगुड़ा के ब्रजराजनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। कार की अगली सीट पर बैठे दास जैसे ही नीचे उतरे, एएसआई ने उनके सीने में 2 गोली मार दी। खून से लथपथ दास कार के पास ही गिर पड़े। घटनास्थल पर मौजूद उनके समर्थकों ने उन्हें पकड़ा और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा। कुछ देर बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी दास से मिलने अस्पताल पहुंचे। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर दोस्तों, पुलिस ने फायरिंग करने वाले एएसआई गोपाल दास को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपी ने हमले की वजह नहीं बताई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में बारिश के बीच हुआ बीटिंग द रिट्रीट समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, दिल्ली के विजय चौक पर रविवार को बीटिंग द रिट्रीट समारोह हुआ। दिल्ली में हो रही बारिश के बीच बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। बीटिंग द रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक अंत का प्रतीक है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान बैंडों की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत आधारित मधुर धुन बजाई गई। इसकी शुरुआत सामूहिक बैंड के अग्निवीर धुन से हुई। नौसेना बैंड ने बीटिंग द रिट्रीट समारोह में एक ला चलो रे धुन का प्रदर्शन किया। बीटिंग रिट्रीट समारोह के मौके पर तीनों सेनाओं के बैंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने 29 क्लासिकल धुनें बजाई। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा गया। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति से सेना के बैंड को ले जाने की अनुमति मांगी गई। अनुमति मिलते ही बैंड स्थल से रवाना हो गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने जीता विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। सौम्या तिवारी ने लगाया विनिंग शॉट। जी हां दोस्तों, भारत ने पहले अंडर 19 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए भारत ने इंग्लैंड को 17.1 ओवर में 68 रन पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में 14 ओवर में 3 विकेट पर भारत ने टारगेट हासिल कर लिया। सौम्या तिवारी ने विनिंग शॉट लगाया। दोस्तों, टीम इंडिया के लिए सौम्या तिवारी ने 24 रन बनाकर नाबाद रही। वहीं दोस्तों, कप्तान शेफाली वर्मा 15, गोगन डी त्रिशा 24 और उप कप्तान श्वेता शहरनवात ने 5 रन का योगदान दिया। दोस्तों, इंग्लैंड के लिए हनाहा बेकर, एलेक्स स्टनहाउस और ग्रेस स्टीवंस ने एक-एक विकेट लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर में हालात अच्छे हैं तो लाल चौक तक पैदल क्यों नहीं जाते, अमित शाह बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को अपने अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच गई, जहां यात्रा संयोजक राहुल गांधी ने तिरंगा झंडा लहराया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती दी और कहा कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो बीजेपी लाल चौक से जम्मू तक यात्रा क्यों नहीं करती। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू से कश्मीर तक यात्रा क्यों नहीं करते। मुझे नहीं लगता यहां की सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सेवानिवृत्त जवानों और लद्दाख के लोगों से मिला। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे 2000 वर्ग किमी जमीन को ले लिया है। भारत के कई पेट्रोलियम केंद्र अब चीन के हाथों में है। सरकार का इन बातों को नकारना बहुत खतरनाक है। ये चीन के आत्मबल को और बढ़ाएगा। राहुल ने विपक्षी एकता पर भी बयान दिया और कहा कि विपक्षी पार्टियों में जो एकता
आती है वो बातचीत से आती है। यह कहना कि विपक्ष बिखरी हुई है ठीक नहीं है। विपक्ष में मतभेद जरूर हैं, मगर विपक्ष एक साथ लड़ेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं तो दूसरी तरफ गैर आरएसएस बीजेपी वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का जवाब। अमेरिकी शॉर्ट सेलर के आरोपों को बताया गलत। अडानी ने कहा रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं। जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर अब अडानी ग्रुप का जवाब सामने आया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने 27 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप के रेस्पॉन्स को कवर करते हुए एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसका टाइटल मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर रखा गया। इसमें अडानी ग्रुप ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को गलत बताया है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को बोगस बताते हुए कहा कि इस रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। यह जानकारी अडानी एग्जीक्यूटिव के कॉन्फ्रेंस कॉल में हिस्सा लेने वाले बॉन्ड होल्डर्स ने दी है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर बॉन्ड होल्डर्स के साथ एक कॉल कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इस इन्वेस्ट कॉल को बार्सलेज, ड्यूज बैंक एजी, मित्सुबिशी, यूएफजे फाइनेंशियल, एल ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने आयोजित किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सपा का ओबीसी कार्ड, बड़े पदों पर ब्राह्मण ठाकुर आउट, बीजेपी की दिक्कतें बढ़ाएगा अखिलेश का प्लान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के लिए समीकरण पर राजनीति करेगी। पार्टी में मुसलमान और यादवों के अलावा अब ओबीसी का भी बोलबाला होगा। दोस्तों साथ ही यह भी साफ हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी की राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए जगह नहीं बची है, जो पहले कभी हुआ करती थी। दरअसल रविवार को पार्टी ने संगठन के पदों पर नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिवों के नामों का ऐलान किया। पार्टी ने जिन 14 राष्ट्रीय महासचिवों का ऐलान किया है उनमें एक भी ब्राह्मण या ठाकुर चेहरा नहीं है। वहीं मुस्लिम चेहरों में भी सिवाय आजम खान के किसी अन्य चेहरे को राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जगह नहीं मिली है, जबकि इस बार अखिलेश यादव ने ओबीसी को भरपूर जगह दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज, दुनिया के 70 देशों पर पड़ सकता है मंदी का असर। जी हां दोस्तों, हाल ही में चीन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो एनएसबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की सालाना जीडीपी की बढ़ोतरी 3% तक गिर चुकी है। वहीं पिछले साल 2022 में 5.5% के अनुमानित लक्ष्य से, जो कि बहुत कम है। फाइनेंशियल पोस्ट के मुताबिक चीन की जीडीपी में हुई गिरावट की वजह से दुनिया में मंदी पैदा हो सकती है। चीन के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उप प्रधान लियू हे ने दावोस 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चीन और ग्लोबल इकोनॉमी के सामने आने वाली परेशानियों के बारे में बताया था। वहीं चीन में पिछले साल विकास दर 1974 के बाद से सबसे खराब दर्ज की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखनऊ में जलाई गई रामचरितमानस की प्रतियां, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए विवादित बयान के समर्थन में ओबीसी महासभा उतर आया। ओबीसी महासभा ने लखनऊ में प्रदर्शन किया और रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है जिसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के खिलाफ यूपी में धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस भी दर्ज हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी से महंगी हो जाएंगी टाटा की गाड़ियां। टाटा मोटर्स ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ाए पेट्रोल डीजल कारों के दाम। जी हां दोस्तों, भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 फरवरी से अपनी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार प्राइस बढ़ाए हैं। इससे पहले टाटा मोटर्स ने 7 नवंबर को पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में 0.90% की बढ़ोतरी की थी। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि कंपोनेंट महंगे होने और नए एमिशन नॉर्म्स के अनुसार कार मेकिंग में ओवरऑल कॉस्ट
कॉस्ट बढ़ रही है। इस कारण पेट्रोल डीजल पोर्टफोलियो की सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बढ़े हुए दाम 1 फरवरी से कंपनी के लाइनअप में शामिल सभी मॉडल्स के अलग अलग वेरिएंट पर 1.2% की दर से लागू होंगे। कीमतें बढ़ने के बाद 1 फरवरी से सभी कारें नई कीमतों पर ही मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पठान वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, दुनिया भर में पठान का जलवा कायम। महज 4 दिन में वर्ल्ड वाइड कमाए 400 करोड़। जी हां दोस्तों, हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान का जलवा हर तरफ छाया हुआ है। फिल्म के रिलीज के 4 दिन बाद पठान ने यह साबित कर दिया कि यह फिल्म कमाई के मामले में नया इतिहास रचने जा रही है। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली पठान दुनिया भर में अपना डंका बजा रही है। इसी बीच दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलीज के 4थे दिन पठान का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 400 करोड़ को पार कर गया है। जी हां दोस्तों, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक रिलीज के पहले 3 दिन में पठान ने दुनिया भर में 313 करोड़ की शानदार कमाई की। ऐसे में हर कोई पठान के 4थे दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में जानने के लिए बेकरार है। इसी बीच डीएनए की रिपोर्ट में बताया गया कि सुपरस्टार शाहरुख खान की पठान ने रिलीज के 4थे दिन वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वीर सावरकर और बाला साहेब को भूली मोदी सरकार। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने पर भड़के संजय रावत। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार पाने वालों की सूची जारी की गई। इस लिस्ट में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का भी नाम था। उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इस पर अब राजनीति शुरू हो गई। मोदी सरकार के इसी निर्णय का कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया। उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना सांसद संजय रावत ने भी इसका कड़ा विरोध किया। दोस्तों संजय रावत ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न न दिए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। संजय रावत ने मुलायम सिंह यादव को बड़ा नेता बताया, लेकिन उन्हें कार सेवकों का हत्यारा बताते हुए उनको पद्म विभूषण दिए जाने का विरोध किया। रावत ने इस मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे गुट पर भी निशाना साधा। दोस्तों उद्धव ठाकरे के गुट ने इस मामले को लेकर एक आक्रोश मार्च निकाला। संजय रावत ने आक्रोश मार्च को सफल बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आक्रोश मार्च ने साबित कर दिया कि शिवसेना और शिवसेना भवन ही हिंदुओं का एकमात्र आस्था स्थान है। 8 वर्षों तक शक्तिमान हिंदू नेताओं के राज के बावजूद हिंदुओं को आक्रोश करना पड़ रहा है। यह किसकी असफलता है? कार सेवकों की हत्या करवाने वाले मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, हिंदू आक्रोश करेंगे ही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेएनयू के प्रदूषणों से परेशान स्थानीय, पीएम को लिखा पत्र, बोले हमारे घरों में टॉयलेट करने आते हैं लोग। जी हां दोस्तों, जेएनयू में विरोध प्रदर्शन और इसको देखते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती एक सामान्य घटना बन गई है। इससे इलाके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में सीनियर सिटीजन फोरम ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। इसमें शौचालय के निर्माण और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जेएनयू में होने वाले विरोध प्रदर्शनों ने मुनीर का विहार में मुसीबत खड़ी कर दी है। लोग शौचालय का उपयोग करने के लिए दस्तक दे रहे हैं। इनमें मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी भी हैं। लोगों का कहना है कि कुछ लोग तो खुले में शौच कर रहे हैं। इससे पूरे क्षेत्र में बदबू फैल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुनीर का विहार में डीडीए के फ्लैट ज्यादातर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आवंटित किए गए थे। इनमें अधिकांश निवासी वरिष्ठ नागरिक हैं। विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति बेहद खराब हो गई है। दोस्तों आरोप है कि सार्वजनिक सुविधा बूथ यानी कि शौचालय नहीं होने से विश्वविद्यालय के बाहर तैनात पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी अक्सर शौच करने के लिए उनके दरवाजे खटखटाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो खुले में शौच करते हैं। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सीनियर सिटीजन फोरम के सदस्य पीएल मल्होत्रा ने कहा कि कई बार इस बाबत अधिकारियों से चिंता व्यक्त की गई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2025 में हो सकता है चीन अमेरिका युद्ध, यूएस एयरफोर्स जनरल ने जताई आशंका। कहा 2024 में होने वाले चुनाव चीन को उकसावा दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के 4 स्टार एयरफोर्स जनरल माइक मिनीहन ने आशंका जताई है कि अगले 2 साल में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। अपने डिपार्टमेंट को 1 फरवरी के लिए लिखे एक पत्र मेमो में जनरल ने यह बात कही। मिनीहन के विचार अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री के इरादे नहीं बताते हैं, लेकिन ताइवान पर लगातार कब्जा करने की कोशिश करता चीन और इस पर अमेरिकी सेना का रुख एक चिंता का विषय जरूर है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी के मंत्रालय से जुड़ी आई बड़ी खबर, सबसे ज्यादा सड़क परिवहन की परियोजनाओं में है देरी। जी हां दोस्तों, सरकार की एक रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में सबसे अधिक 428 परियोजनाएं लंबित है। इसके बाद रेलवे की 117 और पेट्रोलियम क्षेत्र में 88 परियोजनाएं देरी से चल रही है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं पर दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में 724 में से 428 परियोजनाओं में देरी हो रही है। रेलवे की 173 में से 117 परियोजनाएं अपने समय से पीछे चल रही है। वहीं दोस्तों पेट्रोलियम क्षेत्र की 158 में से 88 परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BMW ने भारत में लॉन्च की X1 थर्ड जनरेशन SUV सिर्फ 9 सेकंड में पकड़ती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, कीमत 45.9 लाख रुपए से शुरू। जी हां दोस्तों, BMW ने भारत में ऑल न्यू थर्ड जनरेशन SUV X1 लॉन्च कर दी है। कंपनी ने पुरानी जनरेशन के मॉडल्स की तरह ही X1 को पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस के साथ मार्केट में उतारा है, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव यानी कि AWD का ऑप्शन हटा दिया है। कार में सिर्फ 9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड अचीव करने की क्षमता है। दोस्तों इसके पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती एक शोरूम कीमत 45.9 लाख रुपए रखी गई है। वहीं दोस्तों डीजल वेरिएंट की कीमत 47.90 लाख रुपए है। बेंगलुरु में चल रहे BMW जाय टाउन फेस्टिवल में कंपनी ने बताया कि यह इंट्रोडक्टरी प्राइस है। कार को चेन्नई स्थित BMW ग्रुप के प्लांट में तैयार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री का निधन, ASI ने सीने में मारी थी गोली, BJD को लगा झटका। जी हां दोस्तों, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा किशोर दास का निधन हो गया है। उन्हें आज दोपहर करीब 1 बजे झारसुगुंडा जिले के ब्रज राजनगर के पास गांधी चौक पर एक सहायक उप निरीक्षक ने गोली मारी थी। वह एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी उनके सीने में गोली लगी। पुलिस अधिकारी ने 2 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें मंत्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि बाद में उन्हें भुवनेश्वर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आटे ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, 1 साल में 40% तक दाम बढ़े। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटा संकट के बीच भारत में भी इसकी कीमत आसमान छूने लगी है। जनवरी महीने में आटे के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खुले में आटा 38 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पैक में इसकी कीमत 45 से 55 रुपए प्रति किलो है। रिपोर्ट के मुताबिक आटा के दाम में पिछले साल की तुलना में 40% तक बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2022 में खुले में आटे की कीमत 25 से 27 रुपए प्रति किलो थी, जबकि पैक में ब्रांडेड आटा 35 रुपए किलो बिक रहा था। निर्यात पर पाबंदी के बावजूद लगातार बढ़ रहे गेहूं और आटे की कीमतों ने टेंशन बढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन को बर्खास्त किया, ठीक नहीं थी टैक्स रिपोर्ट, मिनिस्ट्रियल कोड का किया था उल्लंघन। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नादिम जहावी को सरकार से बर्खास्त कर दिया। सुनक ने जहावी के टैक्स मामलों की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। जांच में पाया गया था कि जहावी की टैक्स रिपोर्ट सही नहीं थी। उन्हें टैक्स मामलों में मिनिस्ट्रियल कोड का गंभीर उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। ब्रिटेन के मिनिस्ट्रियल कोड बताते हैं कि मंत्रियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। दोस्तों पिछले साल जुलाई में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जहावी को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। वे लिज ट्रस के कार्यकाल में भी कैबिनेट में शामिल थे। सुनक ने पीएम बनने पर उन्हें पार्टी का चेयरमैन बनाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान से टकराया पक्षी, टेक ऑफ करते समय हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अमोसी एयरपोर्ट पर रविवार यानी कि 29 जनवरी को बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल दोस्तों लखनऊ से कोलकाता जा रही एयर एशिया की फ्लाइट पक्षी से टकरा गई। इसके बाद पायलट ने बड़ी ही सूझबूझ से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। दोस्तों बताया जा रहा है कि एयर एशिया की लखनऊ कोलकाता उड़ान के लिए विमान जैसे ही रनवे पर आगे बढ़ा, उसके दूसरे इंजन से पक्षी टकरा गया। ऐसे में पायलट ने सूझबूझ के साथ इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रोका। पायलट ने तुरंत इसकी सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दे दी। दोस्तों यात्रियों को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। फिलहाल यात्रियों को दूसरे विमान से भेजने का प्रबंधन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विमान में 180 यात्री सवार थे। एयरलाइन ने यात्रियों को परिसर में बिठाकर उन्हें चाय नाश्ता कराया और दूसरे विमान से भेजने का आश्वासन दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक जारी रहेगी बारिश, जान लीजिए कैसा रहेगा मौसम।
मौसम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। विभिन्न इलाकों में रविवार को रुक रुक कर बारिश हुई, इससे किसानों के चेहरे खिल गए। हालांकि तापमान में गिरावट से ठंड की वापसी भी हो गई है। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं नजर आएगी। बारिश का दौर 31 जनवरी से खत्म होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों पर सोमवार को भी बादल छाए रह सकते हैं और अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस दौरान हवा की गति 6 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इससे हवा साफ होने के आसार भी बन गए हैं। दोस्तों, मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी, राजस्थान के पूर्वी जिलों और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रविवार और सोमवार के दौरान बारिश का दौर देखा जाएगा। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की कौन सी जगह पर सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस जगह का नाम जहां पर कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, तो जल्दी से उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।